भाड़ में गई बिक्री। ये लो पैसे। अब बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? आर्यन, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे। मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साए में घुट रही हूँ। कहानी की शुरुआत एक तूफानी शाम से होती है। मुंबई की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। ट्रैफिक रेंग रहा था। इसी ट्रैफिक के बीच एक चमचमाती मर्सिडीज कार खड़ी थी। कार के अंदर रिया बैठी थी। रिया जो अब शहर की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उसके पास दौलत, शोहरत और वो सब कुछ था जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। रिया अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी नजर कार की खिड़की के बाहर गई। ट्रैफिक सिग्नल लाल था। सड़क के किनारे उस तेज बारिश में एक फल वाला अपने ठेले को प्लास्टिक की पन्नी से ढकने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके फल भीग ना जाएं। रिया ने बेमन से उसे देखा। वो आदमी भीग चुका था। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। वो कांपते हाथों से सेब को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। अचानक जब बिजली कड़की और रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो रिया के हाथ से लैपटॉप छूटते छूटते बचा। उसका दिल जोर से धड़का। नहीं, ये नहीं हो सकता, रिया ने खत से कहा। उसने अपनी आंखों को मला। दोबारा देखा। वो वही था, आर्यन, उसका एक्स हस्बैंड। वो आर्यन जो कभी शहर का जाना माना बिजनेसमैन हुआ करता था। वो आर्यन जिसके एक इशारे पर वेटर दौड़ कर आते थे। आज वो सड़क पर फल बेच रहा था। रिया ने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको। अभी रोको। ड्राइवर घबरा गया। मैम, यहां ट्रैफिक है। पुलिस, मैंने कहा रोको। रिया ने दरवाजा खोला और बारिश की परवाह किए बिना बाहर निकल गई। बारिश तेज थी। रिया के महंगे सैंडल कीचड़ में सन गए। लेकिन उसे होश नहीं था। वो भागते हुए उस ठेले के पास पहुंची। आर्यन अपनी पीठ करके खड़ा था। भैया, 1 किलो सेब देना। रिया की आवाज कांप रही थी। ये वो लाइन नहीं थी जो वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से यही निकला। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े कहा, जी मैम, अभी देता हूं, बहुत ताजे हैं, अभी मंडी से। आर्यन ने जैसे ही मुड़कर सेब का थैला आगे बढ़ाया, उसकी नजर सामने खड़ी महिला पर पड़ी। थैला उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। सेब बिखर गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बारिश की बूंदों के बीच 2 साल का फासला सिमट आया था। आर्यन की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो अपनी फटी हुई शर्ट को छिपाने की कोशिश करने लगा। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। आर्यन, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे। आर्यन ने नजरें झुका ली। उसने जल्दी जल्दी बिखरे हुए सेब उठाने शुरू कर दिए। मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आर्यन नहीं हूं। आप जाइए यहां से। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जो कभी बहुत मुलायम हुआ करता था, आज सख्त और खुरदरा था। झूठ मत बोलो मुझसे। मेरी आंखों में देखो, क्या हालत बना रखी है अपनी। कहां गई तुम्हारी कंपनी? कहां गया तुम्हारा वो एटीट्यूड जिसकी वजह से हमारा तलाक हुआ था? रिया चिल्ला रही थी। उसके आंसू बारिश में मिल रहे थे। कहानी 2 साल पीछे जाती है। आर्यन और रिया एक खुशहाल कपल थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच दूरियां आ गई थीं। रिया अपने करियर में उड़ना चाहती थी और आर्यन चाहता था कि रिया घर पर ध्यान दे, या कम से कम रिया को ऐसा लगता था। उनके बीच रोज झगड़े होते थे। तुम्हें मेरी कामयाबी से जलन होती है आर्यन, रिया ने उस रात चिल्लाकर कहा था। रिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि हम साथ में वक्त बिताएं, पैसे हम कमा लेंगे, आर्यन ने समझाया था। नहीं, मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साए में घुट रही हूं। रिया ने फैसला सुना दिया था। तलाक बहुत कड़वा था। रिया ने आर्यन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था ताकि तलाक जल्दी मिले। आर्यन कोर्ट में चुप खड़ा था। उसने एक शब्द नहीं कहा। जज ने जब पूछा तो उसने बस इतना कहा, अगर रिया की खुशी मुझसे अलग होने में है तो मुझे मंजूर है। रिया घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। उसे लगा था कि आर्यन अपनी दौलत के घमंड में जी रहा होगा। वापस वर्तमान में आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाया। रिया, प्लीज जाओ, लोग देख रहे हैं, मेरी बिक्री का टाइम है। भाड़ में गई बिक्री। रिया ने अपना पर्स निकाला और सारे नोट निकालकर ठेले पर फेंक दिए। अब बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? आर्यन ने उन पैसों को उठाया
और वापस रिया के हाथ में थमा दिया। उसकी आवाज में अब भी वही स्वाभिमान था। मैं फल बेचता हूं रिया, अपना जमीर नहीं, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। रिया सन रह गई। वही तेवर, तो बताओ मुझे, तुम तो करोड़पति थे, क्या हुआ? जुआ खेला, सट्टा लगाया या किसी और लड़की ने तुम्हें लूट लिया? रिया ने ताना मारा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वक्त है रिया, वक्त सबका बदलता है। तलाक के बाद मेरा मन काम में नहीं लगा। बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। पार्टनर ने धोखा दिया और सारे एसेट्स अपने नाम करवा लिए। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब बिक गया कर्ज चुकाने में। रिया चुपचाप सुन रही थी। आर्यन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अच्छा है, अब सुकून की नींद आती है। कोई टारगेट नहीं, कोई मीटिंग नहीं। बस सुबह मंडी जाओ, फल लाओ, बेचो और सो जाओ। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को अपने स्टेटस पर इतना नाज था, वो आज सड़क पर खड़ा होकर सुकून की बात कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो आर्यन, तुम कुछ छिपा रहे हो। रिया ने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा। कुछ नहीं छिपा रहा। तुम जाओ रिया, तुम्हारा ड्राइवर देख रहा है। तुम अपने महल में जाओ, मैं अपने ठेले के साथ ठीक हूं। आर्यन ने ठेले को धक्का देना शुरू किया और आगे बढ़ गया। रिया बारिश में भीगती हुई उसे जाती देखती रही। अगले दिन रिया अपने ऑफिस में थी, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। आर्यन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने अपने वकील मिस्टर वर्मा को फोन किया। मिस्टर वर्मा वही वकील थे जिन्होंने इनका तलाक करवाया था। मिस्टर वर्मा, मुझे आर्यन के बारे में पता करना है। उसके बैंक्रप्सी, दिवालियापन की क्या वजह थी? रिया ने पूछा। वकील ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम वो केस तो 2 साल पहले बंद हो गया, अब क्यों? मुझे जानना है वर्मा जी। अभी पता करके बताइए, रिया ने आदेश दिया। 2 घंटे बाद मिस्टर वर्मा रिया के केबिन में आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैम, एक ऐसी बात है जो मुझे भी आज ही पता चली, या यूं कहें कि आर्यन सर ने उस वक्त कसम दी थी कि किसी को पता ना चले। क्या बात है? रिया ने पूछा। वकील ने एक फाइल मेज पर रखी। मैम, याद है जब आपने अपना फैशन लेबल शुरू किया था? आपको 5 करोड़ की फंडिंग की जरूरत थी और कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं था। फिर अचानक एक एंजल इन्वेस्टर आया था जिसने बिना किसी शर्त के पैसे लगाए थे। हाँ, वो तो कोई विदेशी कंपनी थी, रिया ने कहा। वकील ने सिर हिलाया। नहीं मैम, वो शेल कंपनी थी। वो पैसा आर्यन सर का था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? जी, तलाक के वक्त आर्यन सर का बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आपको अपने सपनों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तो उन्होंने अपनी कंपनी के 60% शेयर बेच दिए, वो भी बाजार भाव से कम पर, ताकि आपको तुरंत पैसा मिल सके। उसी वजह से मार्केट में खबर फैल गई कि आर्यन सर की कंपनी डूब रही है। उनके बाकी इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए। धीरे धीरे वो सच में बर्बाद हो गए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने तो तलाक के वक्त मुझसे कहा था कि वो मुझे खूटी कौड़ी नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको आज़ाद करना चाहते थे मैम, वो नहीं चाहते थे कि आप उनके एहसान तले दबें। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया ताकि आप रिया द फैशन क्वीन बन सकें। रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में बींच लिया हो। वो आदमी जिसे उसने अहंकारी और पत्थर दिल समझा था, उसने अपनी पूरी सल्तनत जला दी ताकि रिया के सपनों को रोशनी मिल सके। और बदले में रिया ने क्या किया? उसे नफरत दी, उसे छोड़कर चली गई। रिया पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागी। उसने अपनी कार उठाई और उसी चौराहे की तरफ दौड़ाई। शाम हो चुकी थी। बारिश आज भी हो रही थी। वो वहां पहुंची, ठेला वहीं था। आर्यन एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा सूखी रोटी और चाय पी रहा था। रिया ने गाड़ी बीच सड़क पर छोड़ी और दौड़कर आर्यन के पास गई। आर्यन ने उसे देखा। अरे मैडम, आप फिर? आज तो सेब खत्म हो गए। रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने जाकर आर्यन को कसकर गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। सड़क पर चलते लोग रुक कर देखने लगे, लेकिन रिया को कोई होश नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? रिया ने उसके सीने पर मुक्का मारा। सब कुछ लुटा दिया मेरे लिए और मुझे बताया तक नहीं। मुझे इतना बुरा बनने दिया अपनी नजरों में। आर्यन समझ गया कि राज खुल चुका है। वो मुस्कुराया। उसने धीरे से रिया को अलग किया। रिया, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूर रहकर भी दूसरे की जीत की दुआ मांगना। मैं हार गया तो क्या हुआ, मेरी रिया तो जीत गई ना। ये शब्द सुनकर रिया टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गई। कीचड़ में
नहीं आर्यन, तुम नहीं हारे, हारी मैं हूं। अपनी दौलत, अपने नाम, अपनी ईगो के बीच मैं ये भूल गई कि मेरा असली खजाना तो तुम थे। रिया ने आर्यन का हाथ रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। चलो घर। आर्यन ने मना किया, नहीं रिया, वो दुनिया अब मेरी नहीं है। मैं अब वो आर्यन नहीं रहा जो तुम्हारे स्टेटस के साथ मैच कर सके। लोग बातें बनाएंगे कि एक फल वाले को। लोग भाड़ में जाएं, रिया चिल्लाई। ये फल वाला मेरा पति है और मुझे इससे ज्यादा गर्व किसी बात पर नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी यहीं रहूंगी। इसी ठेले के पास मैं भी फल बेचूंगी तुम्हारे साथ। रिया ने सचमुच एक सेब उठाया और चिल्लाने लगी, सेब ले लो, कश्मीरी सेब। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिया को रोका। पगली हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूं तुम्हारे प्यार में। अब बताओ, चल रहे हो या मैं यहीं दुकान लगा लूं? आर्यन ने नम आंखों से रिया को देखा। उसने अपना ठेला वहीं छोड़ा, अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा और रिया का हाथ थाम लिया। कहानी का अंत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होता है। कुछ महीने बाद रिया के आलीशान शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। रिबन काटने के लिए रिया खड़ी है। रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं, मैम आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? रिया मुस्कुराती है और पीछे खड़े आर्यन को आगे बुलाती है। आर्यन अब एक अच्छे सूट में है, लेकिन उसकी सादगी वही है। मेरी सफलता मेरी नहीं है, रिया माइक पर कहती है। ये इनकी बदौलत है। जब मैं सपने देख रही थी, ये अपनी हकीकत बेच रहे थे। ये सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे हीरो हैं। आर्यन मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। कैमरा जूम आउट होता है। हमें पता चलता है कि उस नए शोरूम का नाम रिया ने रखा है, दी एप्पल ट्री। रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको सोने